हेलो गाइस, नीट स्पेशल सीरीज में आज का जो टॉपिक है क्लास 12th के अल्टरनेटिंग करंट। तो आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके नीट के लिए क्लास 12th के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हर न्यूमेरिक्स में हर टॉपिक्स में मेरा कॉन्सेप्ट होता है और कॉन्सेप्ट के बाद ही मैं आपको न्यूमेरिक्स क्लियर करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। यानी एक एसी सप्लाई है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। अब कह रहा है डिमांड क्या है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। यानी सर्किट में आरएमएस करंट कितना होगा वो निकालना है। आरएमएस करंट यानी ई यहां दिया हुआ है, यहाँ पे आई निकालना है। आई आर एम एस क्या होगा ये हमें निकालना है। गिवन क्या है, तो गिवन है ई आर एम एस। बच्चों जो वैल्यू ऑलरेडी मेजर्ड वैल्यू होता है वो आरएमएस का ही वैल्यू होता है, तो ये मेंशन नहीं करेगा। ये आरएमएस का वोल्टेज दिया हुआ है, ये 220 वोल्ट और इसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू या स्मॉल एफ लिखते हैं, ये है 50 हर्ट्ज। ये दो डाटा दिया हुआ है और इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका वैल्यू दिया हुआ 100 ओम। ये गिवन डाटा है। अब आपको यहाँ पे इसका आरएमएस करंट निकालना है। तो बच्चों कंसेप्चुअली अब जब डाटा के फॉर्म में और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये सारा चीज दिया हुआ या वोल्टेज दिया हुआ हो तो हम लोग करंट को याद रखते हैं। तो करंट को याद रखने के लिए ओम का जो लॉ है, ओम के लॉ को हमेशा टेक्निकली मतलब एक ट्रिक से याद रखना है, वीर की तरह से, VIR, वीर वीर वीर। ये ओम्स लॉ को वीर मान लो। ये वीर का मतलब हो गया यहाँ पे V इक्वल टू IR। तो V को हम लोग V नहीं लिख करके यहाँ वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, वोल्टेज इक्वल टू यहाँ लिखते हैं करंट और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इसको इस तरह से याद रखते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट निकालना है तो वोल्टेज रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो करंट यह हमारा कौन सा है, IRMS है, ये हमारा करंट है। करंट इक्वल टू वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को वोल्टेज कहेंगे, तो ये हो जाएगा ERMS अब बटे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस इस पर डिवाइड हो जाएगा, ये 100 है। अब ये वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ 220 है अपॉन 100। एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो डाल के यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ डेसिमल डाल देते हैं, यानी 2.2 एम्पियर हो गया। तो एक का आंसर तो हम लोगों ने आराम से निकाल लिया। दूसरा में कहता है, दूसरा कह रहा है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। देखो पावर कंज्यूम जो होता है वो एवरेज पावर PAV बोलते हैं। तो ये होता है ERMS इंटू IRMS, फॉर्मूला है इंटू cos फाई। इसको हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। यानी जब किसी अल्टरनेटिंग करंट में कोई रजिस्टर लगा हो, यानी करंट को फ्लो करने में जो बाधा डालता है, तो तीन तरह के हम लोग ऑब्स्टेकल लगाते हैं। एक होता है रेजिस्टर, एक दूसरा होता है इंडक्टर और तीसरा होता है कैपेसिटर। तो ये तीनों हम लोग अल्टरनेटिंग सर्किट में जब लगाते हैं तो किसी न किसी तरह से एक तरह वो बाधा उत्पन्न करता है। तो जब कहते हैं कि जब हम लोग रेजिस्टर लगाते हैं तो करंट और वोल्टेज जो होता है वो सेम फेज में होता है। तो सेम फेज में अगर होगा तो फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी जब हम लोग रजिस्टर में लगाते हैं, जैसे मान लो ये हमारा रजिस्टर है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, अल्टरनेटिंग सोर्स का ये अल्टरनेटिंग सोर्स है। तो कह रहे हैं कि अगर इस तरह का हो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी E और करंट ये सेम फेज में होता है। इसका ग्राफ जो है साथ साथ चलता है, दोनों के फेज में कोई अंतर नहीं होता, आगे पीछे कोई नहीं होता है। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे फाई 0 हो जाएगा। अब इस 0 cos 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ERMS का वैल्यू दिया हुआ बच्चों, ये 2 ERMS का वैल्यू दिया हुआ है 220
और IRMS का वैल्यू यहाँ निकल गया 2.2। अब इसको मल्टीप्लाई cos फाई, यहाँ cos 0 1 हो जाता है, जिसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से 0 को हटा लेंगे तो डेसिमल यहाँ से गायब हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 22 हो गया और यहाँ पे हो गया 2.2 तो अब ये 22 हो गया। अब 22 मल्टीप्लाई कर दो, ये 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 484 हो जाएगा। तो ये हो गया 484। ये पावर है तो वाट में आता है। तो इसको बच्चों आप पॉज करके आराम से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द पीक वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इज 300 वोल्ट, यानी पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू जो वोल्टेज का है वो है ई नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 300 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, पहला क्वेश्चन है। चलो पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। पीक वोल्टेज यानी ई नॉट ये है 300 वोल्ट, ठीक। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज हम लोग को निकालना है इक्वल टू व्हाट। तो ये चीज आपको याद रखना है कि वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ERMS जो होता है बच्चों, ERMS ये होता है E नॉट अपॉन √2, E नॉट अपॉन √2। तो अब E नॉट का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरा ये है कि इसको जब हम लोग फाइनली सॉल्व करते हैं तो ये 0.707 होता है। 1/√2 का वैल्यू 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707। आप इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आता है। और उसके बाद 1/√2 का इतना हो गया और उसके बाद ई नॉट का वैल्यू दिया बच्चों यहाँ पे 300। तो अब 300 में 2 0 अगर यहाँ से आउट कर देते तो डेसिमल उठ करके यहाँ आ जाता है, इस जगह में आएगा। यानी कितना हो गया ये 70.7 × 3। अब इसको फाइनली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 जा 21, उसके बाद हो जाएगा 2 7 3 जा 21, 2 3 0 0 2 हो जाएगा और 7 3 जा 21, यानी 212.1 वोल्ट। लिख लो बच्चों आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The RMS value of the current in an AC circuit is 10 ampere. RMS value of the current दिया हुआ 10 ampere. What is the peak current, यानी I नॉट निकालना है। I नॉट इक्वल टू व्हाट। तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं IRMS का। तो IRMS का वैल्यू होता है बच्चों I नॉट अपॉन √2, ठीक है। तो हमें I नॉट निकालना है। तो I नॉट अगर हम निकालेंगे तो ये जो √2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा IRMS × √2। तो IRMS का वैल्यू ऑलरेडी मेंशन यहाँ है 10 दिया हुआ है, तो ये 10 हो गया। और √2 का वैल्यू दिया था 1.414। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 14.14 हो जाएगा, यानी 14.14। ये करंट है इसलिए एम्पियर हो गया। इसको भी आराम से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 M यानी मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमिन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग डेटा को उतारते हैं। डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 44 mH इंडक्टर है, यानी इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस यानी L का वैल्यू दिया हुआ, ये 44 M का मतलब 10⁻³ मिली का मतलब 10⁻³ और ये हेनरी, अभी SI में हो गया। कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, यानी जब भी मेजर्ड वैल्यू होगा वोल्टेज का वो RMS वैल्यू होगा, उसको दिमाग में रखना है। तो 220 वोल्ट हो गया। और फ्रीक्वेंसी न्यू लिखो या स्मॉल f, ये 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। कितना दिया हुआ, डिटरमिन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, यानी IRMS हमें निकालना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चों, जब भी हम लोग याद रखें, अभी मैंने बताया कि जब हम वोल्टेज की बात करते हैं VIR, वीर का फॉर्मूला याद रख लेना है आपको। और वीर बोले तो V = IR। V का मतलब होता है वोल्टेज और I का मतलब होता है करंट
और इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। चलो ये फॉर्मूला कॉमन आ गया। अब वोल्टेज के लिए आया। अल्टरनेटिंग करंट की जब बात करते हैं बच्चों, तो वोल्टेज में हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेते हैं, और करंट की बात करते हैं तो करंट की बात करंट में आई आ गया करंट। अब यहाँ आरएमएस अगर लगाते हैं तो यहाँ भी आरएमएस हो जाएगा। अब रही बात रेजिस्टेंस का, अगर आपके सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ तो आर लगा दो, अगर आपके सर्किट में अगर इंडक्टर लगा हुआ तो एक्सएल लगा दो, और अगर कैपेसिटर लगा हुआ तो एक्ससी लगा दो। क्योंकि यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, एक्सएल लगा देंगे। ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, IRMS। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट ये ब्रेन में आप सेटअप नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट इसको बनाओगे तो नहीं बन पाएगा। तो हम लोग IRMS की बात करते हैं, तो ये कितना होगा ये हमें निकालना है। तो चलो हम लोगों ने यह फॉर्मूला सेटअप करा है कि IRMS रखेंगे तो एक्सएल इधर की तरफ आ जाएगा, यानी ERMS अपॉन एक्सएल हो जाएगा। ERMS का वैल्यू दिया हुआ 220। अब ये एक्सएल का वैल्यू होता है L ओमेगा, एक्सएल का वैल्यू होता है L ओमेगा। अब यहाँ पे फिर हम लोग चलते हैं तो 220, L का तो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो पहले ओमेगा का वैल्यू लिखते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू जो होता है ये होता है 2 पाई अपॉन टी, याद रखना है बेसिकली। और 2 पाई और 1 अपॉन टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी न्यू या एफ कहते हैं। तो यहाँ ओमेगा के लिए क्या रख देंगे हम लोग, ओमेगा के लिए रख देते हैं 2 पाई न्यू। अब ये सारा डेटा हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ से तो 2 यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये 1 0 हो जाएगा, यानी 110 अपॉन एल का वैल्यू यहाँ दिया बच्चों 4 10 पावर -3। उसके बाद पाई का वैल्यू है 22/7, और उसके बाद न्यू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो ये 50 हर्ट्ज हो गया, 50 हर्ट्ज। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, आपको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको लेके आते हैं हम लोग। IRMS दिया हुआ है, यहाँ कितना है 110 अपॉन। अब देखो यहाँ पे चाहो तो कैंसिल यहाँ से भी कर सकते थे हम लोग, है ना। चाहो तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दो। चलो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ, आसानी हो जाएगी। 10 पावर -3, उसके बाद है 22/7। तो 22/7 को हमने ऊपर करा, और उसके बाद हो गया बाजू में कितना है 50 है। तो 50 में हम लोगों ने क्या करा, इसको यहाँ से एक 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया, 11 को यहाँ से कैंसिल कर दिया 2, तो ये 5 2 10 हो गया। अगर हम बात करें तो 7 अपॉन कितना आ गया 44 इंटू 10 पावर यहाँ -3 है, 10 पावर -3 है, और 5 2 10 आ गया, यानी 10 पावर -3 और बाजू में 10 है। 10 का मतलब पावर 1, पावर ऐड हो जाता है तो -3 + 1 -2 हो जाएगा। यहाँ 10 पावर -2 आ गया बच्चों, इसको ऊपर कर लो। तो ये 7 इंटू 10 पावर +2 हो जाएगा, यानी 100, 700/44। तो अब चाहो तो थोड़ा सा इसको कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल करने का मतलब है कि ये 4 का मल्टीपल है, ये 11 हो जाएगा, और 4 का मल्टीपल यहाँ करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 4 जा 100 एंड 11 4 जा 44। तो अब इसको हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 7 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 175 हो जाएगा अपॉन ये 11 हो जाएगा। अब बच्चों आराम से इसको डिवाइड करके आप खुद भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ डिवाइड कर लो 175, 1 टाइम चलेगा, ये आ गया 6 5 टाइम चलेगा 55, ये हो जाएगा 10 नहीं चलेगा 0 यहाँ पे 9, लगभग मान के चलो इतना ही। ये कितना हो गया 15.9 एम्पियर। तो ये हो गया आपको आंसर। तो ये आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन का स्टेप्स आपको खुद प्रैक्टिस करके उसका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आपका कैलकुलेशन में अगर स्पीड है बच्चों तो आप नेचुरली कुछ क्वेश्चंस आप नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा बनाओगे। तो बी प्रैक्टिस, हैव ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस,
बी केयरफुल अबाउट योर करियर एंड हैव ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों। आई थिंक आप उसमें माहिर हो, कर सकते हो, तो आप इसको आराम से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। डिटरमिन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। बहुत आसान है बच्चों, डाटा पहले लिख लो। डाटा क्या कहता है? कहता है सप्लाई में हमारा जो एक कैपेसिटर लगा है उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 60 माइक्रो बोले तो 10⁻⁻⁶ फैराड, और कनेक्टेड टू 110 V यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग ERMS कहते हैं। ये ERMS दिया हुआ 110 वोल्ट, और उसका फ्रीक्वेंसी यानी स्मॉल f या न्यू दिया हुआ है 60 हर्ट्ज। ठीक है, ये डाटा आपको दिया हुआ। डिटरमिन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। IRMS आपको निकालना है इक्वल टू व्हाट। तो फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। आप हमेशा वोल्टेज और करंट और रेजिस्टर इस तरह का कोई बात हो तो वीर का फॉर्मूला याद रख लो। ये वीर है, ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट और ये हो गया रेजिस्टेंस। हमें करंट निकालना है तो करंट निकालेंगे तो करंट बराबर क्या हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। आप वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस याद रख लो। करंट कौन सा निकालना है? IRMS निकालना है, तो वोल्टेज क्या होगा हमारा? ERMS होगा। अब रही बात रेजिस्टेंस। आपके सर्किट में अगर रेजिस्टर लगा हुआ बच्चों तो रेजिस्टेंस के लिए R रख दो, और अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो XL रख दो, और अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो XC लगा दो। तो चूंकि हमारे यहाँ इस सर्किट में अभी कैपेसिटर है तो XC हो जाएगा। XL, XC और रजिस्टर, इन तीनों का, R का, XL का और XC का, इन तीनों का ऐसा यूनिट है ओम। इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये सब बाधा डालने का काम करता है। तो हमें निकालना है क्या? करंट IRMS निकालना है। बहुत आसान है, बहुत आसान। IRMS ERMS कर दो। ERMS अपॉन क्या है? XC है, XC। तो ERMS का वैल्यू दिया हुआ बच्चों 110, और XC आपको यहाँ डाटा में नहीं दिया हुआ है। तो XC का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। XC होता है एक तरह से XL, चलो कोई बात नहीं, ये L ओमेगा होता है, और XC जो होता है ये होता है 1/C ओमेगा। XC का वैल्यू होता है 1/C ओमेगा। तो XC का मतलब हो गया 1/C ओमेगा। C पता है, फिर ओमेगा नहीं पता है तो ये ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग पहले कर लेते हैं, ये हो जाएगा C ओमेगा। तो ये सारी चीज को मैं यहां से करता हूं आउट। अब ये 110 और C दिया हुआ है हम लोगों को, और ओमेगा का वैल्यू C पहले लिख देते हैं। ओमेगा होता है 2 न्यू, यानी 110 और C हम बैठा देंगे कितना? 60 × 10⁻⁻⁶ रह गया पाई का वैल्यू होता है 22/7, और न्यू का वैल्यू दिया बच्चों 60। अब यहां से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। जीरो वाला मामला हम लोग हटा देते हैं। यहाँ जीरो का मामला है, यहाँ जीरो का मामला है, यहाँ है और यहाँ है। तो जीरो वाला मामला अगर हटा दें तो हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा? 11 होगा, उसके बाद 6 होगा, फिर 22 होगा, फिर एक 6 होगा, एंड अपॉन यहाँ पे 7 होगा। अब इन जीरो को एक साथ रख देते हैं। 10 पावर यहाँ क्या? -6, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, 2 0, एक जीरो यहाँ, 3 0 का मतलब यहाँ +3 कर देना है। अब इसको आप सॉल्व करके आराम से, चूंकि इसका प्रैक्टिस आपको होना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको एग्जाम के लिए टाइम सेवर बनेगा।
तो आप खुद कर लो। करने के बाद लास्ट में आप यहाँ एम्पियर लगा देना। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों, आज का जो क्लास है यहीं पे हमारा अंत होता है। यानी अल्टरनेटिंग करंट में आपको कंसेप्चुअली क्लास 12th प्लस नीट एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है। जो भी प्रिपेयर करते हो नीट के लिए, तो हमारे इन क्लासेस को तो मिस बिल्कुल ही नहीं करो। एनसीईआरटी बेस्ड सारा कंसेप्ट चलता है और नीट में आपको एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आप हमारे साथ ऐसे ही प्यार देते हुए हमको प्रोत्साहित करते रहे। थैंक यू वंस अगेन।